अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 का टॉर्क, जो कि आपका बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। टॉर्क टॉर्क का दूसरा नाम मूवमेंट भी है। इसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं, मतलब फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क है। अब इसको समझें कैसे हम। सबसे पहले तो हम फोर्स को देखते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स कोई पुश या पुल है। ठीक, जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं, इट मीन्स कि हम उस पर फोर्स एक्ट की है। ठीक, तो वो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स है। तो फोर्स के दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट ये है कि अगर आप किसी चीज़ को पुश या पुल करो तो वो स्ट्रेट मूव कर जाए, स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसको हम कहेंगे कि बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। तो बॉडी इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स के अंदर है। लेकिन अगर किसी बॉडी को हम पुश करें या पुल करें और वो रोटेट कर जाए, टर्न कर जाए, या सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, या किसी भी क्लोज पाथ में मूव करना शुरू कर दे, रोटेट करना शुरू कर दे, तो उसे हम कहेंगे कि उस फोर्स वो फोर्स नहीं है, वो टॉर्क है। ठीक, असल में वो टॉर्क असल में फोर्स ही होता है। जैसे ये हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक, अगर मैं इसके ऊपर यूं फोर्स लगाऊं तो ये स्ट्रेट मूव कर रही है। इसका मतलब है ये मैं ये कहूँगी दिस बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। लेकिन अगर मैं इसके इस एंड पे यूं फोर्स लगाऊं तो अब ये क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, ये टर्न कर गई है। मैंने इस एंड पे फोर्स लगाई तो ये बॉडी क्या कर गई? टर्न कर गई। अगर ये टर्न कर जाती है तो ये मैं अब ये फोर्स लगाती रहूं, यूं इस एंड पे फोर्स लगाती रहूं, तो ये क्या करेगी? रोटेट करती रहेगी। अगर ये रोटेट करेगी तो इसका मतलब इसके अंदर क्या पैदा हो गया? टॉर्क। फोर्स की वजह से ही पैदा होता है। टॉर्क असल में एक फोर्स ही है, लेकिन वो बॉडी को रोटेट करवा देती है। तो अगर फोर्स की वजह से बॉडी टर्न कर जाए या रोटेट कर जाए तो उसको क्या कहेंगे? उस बॉडी में क्या पैदा हो गया है? टॉर्क। ठीक, तो टॉर्क की डेफिनेशन करने से पहले हम उसकी कुछ टर्म्स को पढ़ लेते हैं जो उसमें यूज की गई हैं। एक है पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट या वो लाइन है जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। जैसे हमारे पास ये एक डोर है, तो इस डोर के इस एंड पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी किस किस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी? इस एक्सिस के, ये इसका फिक्स्ड एक्सिस है, इसके अराउंड दरवाजा रोटेट करेगा, खुलेगा या बंद होगा। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन। पिवट मीन्स पॉइंट और एक्सिस मीन लाइन है। एक्सिस मीन्स लाइन। तो वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है, दरवाजा खोलेंगे या बंद करेंगे तो ये इस लाइन के अराउंड बॉडी रोटेट करेगी, तो ये इसका क्या हुआ? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, अगर मेरे पास ये एक कोई भी आयरन रॉड है, इसको मैंने इस पॉइंट के ऊपर फिक्स कर दिया। अब इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पर ये फिक्स है, किसी भी नट वगैरह से इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब मैंने इस एंड पे इस पे फोर्स लगाई है। अब फोर्स इस एंड पे इसके फोर्स लगाने की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देगा, मतलब ये इस पाथ पे मूव करेगा, टर्न कर जाएगा। अगर ये टर्न करेगा तो किस पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा है? इस पॉइंट के अराउंड ना, ये फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा ना वो, तो ये इसका पिवट पॉइंट होगा। तो जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर जाती है, जिस एक्सिस पे, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट पॉइंट कहते हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही होती है। मूवमेंट आर्म वो लाइन है जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। सबसे पहले तो मूवमेंट आर्म क्या है? मूवमेंट आर्म लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का फासला है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? जिस लाइन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लगा रहे हैं, इस लाइन पे फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग जाए, इधर फोर्स लग जाए, यानी इस लाइन पे फोर्स लग रही है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम मूवमेंट आर्म कहते हैं। ठीक, इस तरह ये पॉइंट है जिस पे फोर्स लगेगी। ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुई। ठीक, और ये एक फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये रोटेट करेगा, यानी ये पिवट पॉइंट हुआ। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मूवमेंट आर्म होता है। ये मूवमेंट आर्म है हमारा।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट, पिवट इस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना उसको भी हम पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं, मीन्स कि वो भी तो एक ही बात है ना, पिवट पॉइंट वर्ड यूज कर लें या एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्ड यूज कर लें, तो उन्होंने एक ही यूज किया हुआ है पिवट पॉइंट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इनके दरमियान, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट ये है एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारा मोमेंट आर्म है। अब टॉर्क डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, दो चीज़ों पे, फोर्स पे और मोमेंट आर्म पे। किस तरह, अगर आप इसके इस एंड पे हल्की सी फोर्स लगाकर इसको ओपन करोगे, मीन्स थोड़ी सी फोर्स लगा के इसको ओपन करोगे, दरवाज़ा आहिस्ता से खुलेगा, मतलब हल्का सा रोटेट करेगा, थोड़ा सा रोटेट करेगा। लेकिन अगर आप जोर से इसको खोलोगे, मीन्स ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो ये ज़्यादा ज़्यादा जल्दी से रोटेट करेगा, मीन्स इसमें टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर फोर्स बढ़ा दी जाए, फोर्स कम होगी तो टॉर्क भी कम होगा, लेकिन अगर फोर्स बढ़ा दी जाए तो टॉर्क भी बढ़ जाता है। मीन्स कि टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे। मोमेंट आर्म पे किस तरह डिपेंड करता है कि अगर आप इसके इस एंड पे फोर्स लगाते हो 20 न्यूटन, ठीक है, तो दरवाज़ा खुल जाता है, ठीक है, दरवाज़ा जल्दी तेज़ी से खुल जाता है। लेकिन अगर आप इसके इस एंड पे फोर्स लगाते हो, यानी यहाँ से दरवाजे को खोलने या बंद करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इस एंड पे यूँ पुश किया तो 20 न्यूटन फोर्स से वो बंद हो गया जल्दी से। लेकिन अगर आप यहाँ से इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब यहाँ पे कोई फोर्स लगाओ तो वो जल्दी से बंद नहीं होगा, बल्कि आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और मुमकिन है कि वो बंद ही ना हो, मतलब वो मूव ही ना करे अपनी जगह से। तो ये लाइन, यहाँ पर हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, मोमेंट आर्म। तो जब मोमेंट आर्म छोटा हो गया तो टॉर्क भी कम हो गया, टॉर्क प्रोड्यूस कम नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। लेकिन जब मोमेंट आर्म बड़ा है तो टॉर्क भी बढ़ गया है, दरवाज़ा जल्दी से बंद हो जाएगा। लेकिन जब मोमेंट आर्म छोटा कर दिया जाए तो दरवाज़ा जल्दी से बंद नहीं होगा, मीन्स टॉर्क कम हो गया है। तो मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करती है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टॉर्क फोर्स पे भी डिपेंड करता है, फोर्स के बढ़ने से टॉर्क बढ़ जाता है, ठीक, और फोर्स मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। मोमेंट आर्म को किसी भी आप सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एल से, आर से, किसी भी सिंबल से। तो जब मोमेंट आर्म बड़ा होता है तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। इस तरह टॉर्क की क्या डेफिनेशन हुई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पिवट पॉइंट। अब यहाँ पे उन्होंने ये जो लाइन की है, ये असल में इस पूरे की मीनिंग मोमेंट आर्म ही है। कैसे, उन्होंने क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पिवट पॉइंट, पिवट पॉइंट ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पिवट पॉइंट ही होता है ना, तो पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, फोर्स के साथ। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लो तो आपके पास टॉर्क आता है। टॉर्क फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट है, ये असल में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये असल में मोमेंट आर्म ही है हमारे पास, ठीक। तो फोर्स और मोमेंट आर्म को का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास टॉर्क आएगा। टॉर्क को सिंबल टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसके सिंबल है, ये यूं होता है, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट है हमारे पास एक स्पैनर लिया मैंने, ये हमारे पास एक स्पैनर है और ये नट है जिसको हमने टाइट करना है। नट को हम स्पैनर से टाइट करते हैं ना, तो इसमें भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो यूं घुमा के बंद करते हो तो इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क। अब इसका पिवट पॉइंट क्या है, इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा ना, ये इसका फिक्स पॉइंट होगा, इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट करेगा स्पैनर, तो ये इसका क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर पिवट पॉइंट, ये इसका पिवट पॉइंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम फोर्स इसके इस एंड पे लगा रहे हैं तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये पिवट पॉइंट, और पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो मोमेंट आर्म होगा। ना हम फॉर एग्जांपल इसके पहले हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये था परपेंडिकुलर फोर्स के लिए, मीन्स के जब हम फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करती है, जब
इस एंगल पे सीधा यूं फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट कर जाएगी। ठीक, ये परपेंडिकुलर फोर्स है ना, मीन्स कि इसके फोर्स के और मोमेंट आर्म के दरमियान का डिस्टेंस क्या है 90। ये मोमेंट आर्म है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान का एंगल क्या है 90 डिग्री। जब फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर होंगे तब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा एफ एल। ठीक, तो लेकिन अगर हम सपोज करें कि हमारे पास फोर्स किसी एंगल पे लग रही है, जैसे अगर मैं फोर्स स्ट्रेट लगाती हूँ यूं 90 डिग्री पे, तो ये रोटेट कर जाएगा। ठीक, इसका मतलब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स किसी एंगल पे लगाऊं यूं, किसी एंगल पे, अब मैंने फिंगर को सीधा नहीं रखा, मैं किसी एंगल पे इसको घुमाने की कोशिश कर रही हूँ, तब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम वो केस पढ़ेंगे जिसमें अभी इसमें किसी एंगल पे फोर्स लगेगी। अगर इसमें किसी एंगल पे फोर्स लगे तब क्या होगा। किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं यूं, ये एक्स एक्सिस है ना इसका, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका कोई एंगल थीटा बन रहा है, तो ये हमने फोर्स लगाई है एफ, ये हमारी फोर्स एफ है, ये हमने फोर्स किसी एंगल थीटा पे लगा दी इसके ऊपर। अब क्या रिजल्ट निकलेगा, जब भी हम किसी एंगल पे फोर्स लगाते हैं ना, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें तो उसके लिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। जब भी कोई वेक्टर हमें गिवन हो किसी एंगल पे, तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए हम उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हम फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, जिसके साथ थीटा है वो एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट आपको पता है एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कोस थीटा आता है, कोस आता है, और वाई के साथ हमेशा साइन आता है। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक, ये मैंने इसको फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब हम अगर एफ कोस थीटा को देखें तो हम देख के कह सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर एफ कोस थीटा की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाऊं तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी। जैसे ये स्पैनर है ना, ये स्पैनर है हमारा, इसके ऊपर मैं इस एंगल पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं, ये मेरा स्पैनर है, अगर मैं इसके ऊपर इस एंगल पे फोर्स लगाती हूँ एफ कोस थीटा की डायरेक्शन में, मीन्स इसको यूं यूं पुश करती हूँ तो क्या ये घूमेगा, या इसको यूं पुल करती हूँ ये तो इधर से अलग हो जाएगा ना, ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये तो स्पैनर से अलग हो जाएगा, या स्पैनर के अंदर यूं मूव, स्पैनर के साथ जाके लग जाएगा यूं, अगर मैं इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं। ठीक है, तो मीन्स कि मैं इसको यूं एक्स डायरेक्शन में आगे पीछे मूव करवा रही हूँ, ये घूमेगा तो नहीं ना, घूमेगा कैसे, जब मैं इसके ऊपर यूं यूं घुमाऊंगी इसको। तो जब मैं इसको इस एफ कोस थीटा की डायरेक्शन में फोर्स लगाती हूँ, इस तरह या इस तरह पुश या पुल करती हूँ, तो बॉडी रोटेट नहीं करती। तो मीन्स के टॉर्क के लिए ये कंपोनेंट तो एक्ट नहीं ना कर रहा, फोर्स लग रही है लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इसका मतलब एफ कोस थीटा वर्क नहीं कर रहा। तो इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हमारी जो फोर्स है ना, पिवट पॉइंट से पास करती है, ये पिवट पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स असल में पिवट पॉइंट से पास कर रही है हमारे। तो जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पिवट पॉइंट से पास करेगी तब हमेशा कभी भी वो वाला फोर्स का कंपोनेंट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसकी रीजन ये है। उसके बाद अगर हम देखें एफ साइन थीटा कंपोनेंट को, मीन्स कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है, ये रोटेट करेगा ना, इसका मतलब है ये वाला फोर्स का कंपोनेंट वर्क करता है। अब हम इसकी एक रिजिड बॉडी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, ये रिजिड बॉडी है हमारे पास। रिजिड बॉडी वो होती है कि अगर हम उस पर ना किसी भी तरह की फोर्स लगा दें, किसी भी तरह की, और वो डीफॉर्म ना हो, अपनी शक्ल तब्दील ना कर ले फोर्स लगाने से, तो वो रिजिड बॉडी होती है। तो ये हमने एक रिजिड बॉडी ले ली, इसके ऊपर ये पॉइंट ओ है, ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड इसने रोटेट करना है, इसको इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है। और ये मेरे पास एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगानी है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी और ये इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मोमेंट आर्म, जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मोमेंट आर्म हमारा वेक्टर है, जिस तरह फोर्स वेक्टर है इस तरह मोमेंट आर्म भी वेक्टर है।
वो किस तरह, मोमेंट आर्म असल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है ना, पिवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो असल में ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर, इसलिए मोमेंट आर्म भी हमारा वेक्टर है। तो अगर मैं इसके ऊपर इस एंगल पे फोर्स लगाऊं, मैं किसी एंगल पे फोर्स लगाती हूँ, ये मैंने फोर्स लगाई किसी एंगल पे, जैसे थीटा एंगल पे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी। अब मैं इस फोर्स को किस में रिजोल्व करूंगी, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा जिसके साथ थीटा मौजूद है, और इसका वाई कंपोनेंट ये होगा। तो इसका वाई कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ साइन थीटा, और इसका एक्स कंपोनेंट एफ कोस थीटा। तो अब इसमें आपकी बुक में जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, आपने जो जो किया है ना आप उसको बस अपने अल्फाज में लिख दें। टेक अ रिजिड बॉडी, हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, टेक अ रिजिड बॉडी, ठीक, कंसीडर दैट देयर इज अ पॉइंट ओ विच इज फिक्स्ड कॉल्ड द पिवट पॉइंट, ठीक, एंड द पॉइंट पी इज दैट पॉइंट वेयर वी विल अप्लाई फोर्स। The distance between the point O and P is the moment arm called represented by R, vector R. And if we apply the force at point P at angle some angle theta, किसी भी एंगल थीटा पे फोर्स अप्लाई करें, then we will resolve this force into its rectangular component. We get F cos theta and F sin theta. Its F cos theta component does not work because line of action of force pass through pivot point. लाइन ऑफ एक्शन ये असल में यूं ही है, बिल्कुल स्ट्रेट ही है, ये इसी डायरेक्शन में कि बिल्कुल स्ट्रेट है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू पिवट पॉइंट, इसलिए एफ कोस थीटा वर्क नहीं करेगा। अगर एफ कोस थीटा वर्क नहीं करेगा तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट वर्क बच गया, एफ साइन थीटा। देन एज वी नो टॉर्क विल बी प्रोडक्ट ऑफ एफ साइन थीटा और आर हमने कहा था कि इसका, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक, ये इसका मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है। फोर्स का एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है इसलिए हमने इसका सिर्फ एक कंपोनेंट लिखा, तो एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ आर साइन थीटा, या आर एफ कुछ भी लिख लें, आर एफ साइन थीटा। इसमें थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है जो फोर्स बना रही है। असल में ये एंगल, अब हम ना नेक्स्ट करेंगे, हम फिर से एक रिजिड बॉडी एज्यूम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक फिर से एक रिजिड बॉडी ली, किसी भी शेप की हो सकती है आपके पास। तो आपने यहाँ पे इसका पॉइंट O है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे किसी भी एंगल पे फोर्स एक्ट कर रही है, एंगल थीटा बना रही है। ये हमारे पास है वेक्टर R, पोजीशन वेक्टर। पहले हमने फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था, अब हम इसके मूवमेंट आर्म को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम इसके अगर दो कंपोनेंट्स बनाएं जो आपस में परपेंडिकुलर हों, कोई से भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं लेकिन वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ये दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं यहाँ पे, तो ये अगर परपेंडिकुलर हों तो यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, ठीक। तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा इसका, एफ कोस थीटा, और ये वाला एफ साइन थीटा। और हमें पता है कि एफ कोस थीटा वर्क नहीं करता, एफ कोस थीटा वर्क नहीं करेगा तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट, ओ एफ नहीं सॉरी आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा, और ये हमारे पास वेक्टर आर है। तो टॉर्क को अगर हम टॉर्क में मतलब टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हम फोर्स की जगह उसकी पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें तो हमारे पास टॉर्क क्या होगा, एफ वैसे ही आ जाएगा,
और आर का कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा कंपोनेंट वर्क नहीं करता, तो ये भी आर एफ साइन थीटा लिख लेंगे, एफ आर साइन थीटा लिख लें, तो ये आर एफ साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब आप भले मोमेंट आर्म को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो या फिर फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लो, आपके पास रिजल्ट सेम आएगा। देन अगर हम इसके फोर्स के टॉर्क को हम इसका टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखें तो ये कौन सी होगी, एफ क्रॉस आर। ये कैसे आया, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि जब भी साइन थीटा मौजूद होगा इसका मतलब वहाँ वो कौन सा प्रोडक्ट है, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, एफ क्रॉस आर है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा एन कैप। एन कैप इस टॉर्क की डायरेक्शन को शो कर रहा है। हमने पहले बगैर डायरेक्शन के बात की, लेकिन अब हम वेक्टर ही है ना, तो टॉर्क का की मैग्नीट्यूड ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। एन कैप वो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जो टॉर्क की डायरेक्शन बताता है। अब हम टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे, टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई भी प्लेन है, इस प्लेन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास आर वेक्टर है, ये हमारे पास एफ वेक्टर है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि आपके पास एक प्लेन है, उस प्लेन में कोई से दो वेक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, यानी टर्न योर फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड फ्रॉम आर टू एफ एंड द इरेक्ट थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। हम देख सकते हैं कि ये जो टॉर्क की डायरेक्शन है ये किसमें है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये जो एन कैप होगा ये यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा प्लेन के कंटेनिंग आर एंड एफ। जिस प्लेन में आर ऑफ एफ होंगे, जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन, ये हमारे पास बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में आर और एफ दो वेक्टर्स हैं, ठीक। तो इन दो वेक्टर्स का, ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं आर ऑफ एफ, तो इन दो वेक्टर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मीन्स इस प्लेन से बाहर की तरफ होगा। तो एन कैप हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें आर और एफ मौजूद होंगे, ठीक। पास टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये मूवमेंट आर्म मैंने आपको बताया ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। तो यूनिट हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होता है ना, कन्वेंशन है ये कि एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है और जो क्लॉकवाइज टॉर्क होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। ये हमारे पास कन्वेंशन है कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा और क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। आखिरी पैराग्राफ में ये सारे कुछ ना, ये जो आखिरी पैराग्राफ है ये आपके लिए एमसीक्यूज के लिए है कि जो टॉर्क है वो काउंटर पार्ट है फोर्स का, उसी का उल्ट है, काउंटर पार्ट उल्ट है। जैसे एफ फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो फोर्स हमें किसकी इंफॉर्मेशन देती है, एक्सेलरेशन की। इस एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन में प्रोड्यूस होता है ना, हमने कहा ना फोर्स बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाती है और टॉर्क बॉडी को रोटेट करवा देता है। फोर्स बॉडी को स्ट्रेट लाइन में मूव करवाती है, तो जो स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना वो लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में। आपने न्यूटन के लॉज में पढ़ा है कि जब भी फोर्स बॉडी पे लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, मींस कि अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है या एक्ट की है। तो बॉडी पे जब भी एक्सेलरेशन होगा तो हमें क्या मिलता है, फोर्स। हम कह सकते हैं कि हमें इस बॉडी में क्या है, फोर्स एक्ट की है। और इस तरह टॉर्क हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
एंगुलर एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है ना, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। अब हम टॉर्क के दो रिजल्ट हैं। जिस तरह हमने पहले इसमें देख लेते हैं। जिस तरह हम अगर कहें कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 होगी। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब बॉडी रेस्ट पे हो, तब एक्सेलरेशन 0 होता है। और अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना कर रही हो, तब भी एक्सेलरेशन 0 होता है। जब बॉडी इन दो सिचुएशन में, अगर बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन 0, तो मीन्स फोर्स 0। इस तरह एंगुलर एक्सेलरेशन भी हमें यही बताता है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है या उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर बॉडी रेस्ट पे है या उसका एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो उसके अंदर टॉर्क जो होगा वो क्या होगा, 0। एंगुलर वेलोसिटी बॉडी के रेस्ट, या इसके एग्जांपल क्या है? जैसे आपके पास आपका जो फैन है, आप जो सीलिंग फैन है, कोई भी फैन है, आपने उसको ऑन किया, पहले वो रेस्ट पे था। अगर वो रेस्ट पे था तो आप बता सकते हैं उसके, वो रोटेट नहीं कर रहा ना, तो आप बता सकते हैं उसके अंदर टॉर्क 0 है, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर रही। लेकिन यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है? जब आप उसको ऑन करते हैं तो उसके कुछ देर बाद आप वो स्पीड गेन करता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर कुछ देर बाद उसकी स्पीड फुल हो जाती है, मतलब फुल स्पीड से मूव करना शुरू कर देता है। उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करता, उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं करेगा, जिस वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा। मीन्स वो अपनी वेलोसिटी क्या रखेगा, यूनिफॉर्म रखेगा। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब बॉडी के अंदर टॉर्क भी नहीं है। इसका मतलब फुल स्पीड के से जो अगर पंखा मूव कर रहा हो तो इसके अंदर टॉर्क नहीं होता। हर रोटेट करती हुई बॉडी में टॉर्क नहीं होता, क्योंकि अगर बॉडी रोटेट कर रही है और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि उसके अंदर टॉर्क नहीं है। लेकिन अगर बॉडी रोटेट कर रही है और उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इसका मतलब उसके अंदर टॉर्क भी मौजूद है।